तो ओके, सो नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है तुम्हारा एक्सफोलिएशन। तो एक्सफोलिएशन बेसिकली है क्या? अगर आपने अनियन को देखा होगा, अनियन बोले तो कांदा, अगर उसको आपने देखा होगा तो उसके अंदर कैसे एक जो लेयर है, एक लेयर हटती है, फिर उसके बाद उसके अंदर दूसरा आता है, दूसरा अंदर का एक मटेरियल आता है, फिर उसके ऊपर से एक और लेयर हटती जाती है, तो ऐसे लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर तुम हटाते जाते हो। तो इसी टाइप का होता है आपका एक्सफोलिएशन, या इसको और चीज बोल सकते हैं आप, अनलोडिंग। तो ये क्या होता है? ड्यू टू रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, जैसे एक प्याज हो गई, प्याज के ऊपर का जो एक लेयर है उसको हटा दिया, तो क्या होता है? ड्यू टू रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन द आउटर लेयर ऑफ द रॉक एक्सपीरियंस डिफरेंशियल एक्सपेंशन रिजल्टिंग इन सेपरेशन ऑफ द मेन रॉक इन फॉर्म ऑफ लेयर। तो एक्सपेंशन होता है, ऊपर की लेयर में एक्सपैंड होता है, कूल होने पे वो एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंड होने के बाद वो क्या करता है? एक लेयर के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। तो मेन रॉक जो है, मेन रॉक में से वो एक, उसकी जो ऊपर की लेयर है वो निकल गई आपकी बाहर। सो इस टाइप को, इसके कारण जैसे सक्सेसिवली ऐसे लेयर बाय लेयर निकलते जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सफोलिएशन। सो इसको आप कंपेयर कर सकते हो वही जैसे मैंने बताया प्याज के साथ या ऑनियन के साथ। तो उसकी जैसे स्किन निकलती जाती है, एक्सफोलिएशन में भी आपका वैसे स्किन लेयर बाय लेयर निकलते जाता है। तो इसको बेसिकली लेमैन टर्म में अगर आप बोलोगे तो उसको आप ये भी बोल सकते हो कि इसको अनियन स्किन वेदरिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इसका टिपिकल एग्जांपल अगर देखोगे तो सबसे बेस्ट देखने को मिलता है आपको ग्रेनाइट, अगर देखोगे उसके अंदर आपको सबसे बेस्ट ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है आपका एक्सफोलिएशन या अनलोडिंग। सो जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्मल इंसुलेशन। तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपने अगर अर्थ देखोगे तो अपने अर्थ पे जो चेंजेस होती है तो वो क्या होती है? बेसिकली डायurnal चेंज होती है, यानी साल में 2 बार होने वाली। जैसे आपकी सर्दियाँ आती है, फिर गर्मियाँ आती है ना? तो ये 2 चेंजेस होती है आपके इसमें। सो सेम ये जो सरफेस टेम्परेचर जैसे हमारा 2 बार चेंज होता है, एक बार ठंड आती है, एक बार गर्म होता है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब कोई भी चीज गर्म होती है तो वो एक्सपैंड करती है, और कोई भी चीज ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो डायurnal चेंजेस के कारण जो टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो क्या करता है? जो डार्क कलर के मिनरल्स होंगे, है ना, उसको क्या करता है वो, जैसे वो पहले ठंड के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट हुए रहते हैं, उसके बाद अगर उसमें हीट आ गई, गर्मी का सीजन है, तो वो क्या करते हैं? हीट के कारण वो एक्सपैंड होते हैं, फिर बाद में कुछ समय के बाद में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर एक्सपैंड होते हैं, है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि आपका सरफेस जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। तो ये जो एक्सट्रीम चेंजेस होते रहते हैं टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा तो उसके कारण क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होते रहता है, उसका बढ़ता है वॉल्यूम, कम होता है, बढ़ता है। तो वो क्या करता है? वो एक रॉक को वो वीक कर देता है। तो उसकी जो आउटर लेयर हो गई रॉक की, वो क्या होती है? वेदर हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इन्सुलेशन। उसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट जो है वो है स्पिरोइडल वेदरिंग। स्पिरोइडल वेदरिंग का मतलब क्या है? नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कुछ स्पिरोइडल शेप बन रहा होगा। तो क्या होता है कि रॉक जिसमें 3 सेट्स ऑफ जॉइंट्स रहते हैं या फ्रैक्चर्स रहते हैं, या तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोले या क्यूबॉइडल फ्रैगमेंट हो गया, ये समझ लो आपका ये एक क्यूबॉइडल फ्रैगमेंट है। तो क्यूबॉइडल फ्रैगमेंट तो फिजिकल वेदरिंग के कारण जो ये सब प्रोसेसेस है, उसके कारण क्या होता है कि इसके जो एज है ये वेदर होते जाते हैं। ये जो एज है इसका ये वेदर हो जाएगा, ये इसका जो एज है ये वेदर हो जाएगा। ठीक है, ये जो एजेस है उसके वेदर हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? एक आपको एक स्पिरॉइड जैसा एक शेप देता है। तो ये वेदर हो गया, तो इसका शेप कैसे बनेगा? ऐसा बना ना, कुछ इसका ऐसा शेप बन गया। तो इस शेप को, ये क्या होता है? स्पिरोइडल शेप बन गया। तो इस टाइप के वेदरिंग को, जहां पे इसके एजेस वगैरह हो गया, ये क्या होता है? ये वेदर होके एक स्पिरोइड शेप लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरोइडल वेदरिंग। और ये अगर आपको देखने को मिलेगा सबसे अच्छा, तो ये आपको जो मैसिव जो बेसॉल्ट्स हो गए ना, जॉइंटेड बेसॉल्ट वगैरह, इनमें आपको ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि स्पिरोइडल वेदरिंग का इफेक्ट जो है ये बेसॉल्ट में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सॉल्ट वेदरिंग या जीनोक्रिस्ट वेदरिंग या टफूनी इसको बोलते हैं। बेसिकली सॉल्ट वेदरिंग होता क्या है? तो सॉल्ट वेदरिंग ये होता है कि कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह जो हो गए, किसी फ्रैक्चर के अंदर अगर आपका सॉल्ट रिच जो सोल्यूशन होता है, वो सॉल्ट रिच सोल्यूशन सी, बेसिकली सॉल्ट रिच कहाँ से आएगा? आपका सी वाटर जो हो गया है ना, तो उसमें से वो क्या सॉल्ट रिच सोल्यूशन उसके अंदर अंदर चला जाता है। और बाद में जब इसका सॉल्ट वाटर का जो
क्या करता है सॉल्ट वाटर में से, अब क्या होते हैं सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनेंगे। कब क्रिस्टल्स बनते हैं, जब वो सॉल्यूशन जो होता है जब कुछ बहुत ज्यादा सुपर सैचुरेटेड हो जाता है ना, तब फिर उसके क्रिस्टल्स बनना चालू होते हैं। तो वो क्रिस्टल्स तब बनना चालू हो जाते हैं एक फ्रैक्चर के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है उसमें कि उसका वॉल्यूम जो है, जो भी फ्रैक्चर में गया है अभी, जैसे फ्रॉस्ट फ्रेजिंग में देखेंगे, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा था, बढ़ रहा था। तो इसमें भी क्या होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम बढ़ना चालू हो जाता है ना, वो वॉल्यूम गेन करना चालू करता है। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, तो उसके अंदर जो ग्रैनुलर अगर रॉक हो गया तो उसके अंदर शैटरिंग चालू हो जाएगा उसका, यानी उसका धीरे धीरे ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट वेदरिंग। और सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ सॉल्ट NaCl ही करेगा, बाकी जो कार्बोनेट्स हो गए अलग अलग, ये भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस ये होता है आपका बेसिकली सॉल्ट वेदरिंग। ओके। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आता है आपका वेटिंग या ड्राइंग। सो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज है ये, कि जैसे आपके फाइन ग्रेन रॉक हो गया, एग्जांपल आप पकड़ लो शेल। तो क्या होता है, ये जो शेल होता है इसके अंदर क्या होता है कि ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स है उसको ये अपने अंदर एकोमोडेट करता है इनटू कहाँ, उसके जो इंटरग्रेनुलर स्पेस जो रहती है ना उसके अंदर वो वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स चले जाने के अंदर, तो उसके उसके अंदर चले जाने से क्या होता है, वो रॉक जो है एक्सपैंड करना चालू कर देता है। ठीक है। और बाद में क्या होता है कि जब पानी वहां से निकल गया है, वहां से पानी अगर निकाल दिया गया, तो वो क्या होता है बाद में, अभी एक्सपैंड हुआ था, पानी निकलने के बाद क्या होगा, वो वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाद में वो जो शेल हो गया वो अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाता है। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस जो हो रही है पानी आने से जाने से, तो ये क्या कर रही है, ये रॉक को जो है कमजोर कर रही है रॉक को, और इसके कारण आपका वेदरिंग देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये जो चीजें थी इसको हम लोग बोलते हैं वेटिंग एंड ड्राइंग। तो आपने ये जो अभी तक देखे, ये जो 7-8 प्रोसेसेस जो आपने अभी देखे, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग के। ये अलग अलग फैक्टर्स है फिजिकल वेदरिंग के, कि फिजिकल वेदरिंग किस किस कारण हो सकती है। और नेक्स्ट आपका आता है, वो है आपका केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग के अंदर भी आपके 5 टाइप्स आते हैं, जो हो गया डिसोल्यूशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन। सो डिसोल्यूशन क्या होता है, डिसोल्यूशन बेसिकली डिसोल्यूशन के अंदर जब ये एक केमिकल ब्रेकडाउन है। जब आपके आयोनाइजेशन सॉल्वेंट जो रहते हैं, जैसे अगर मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊं, तो इसका डेफिनेशन इज लाइक केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ अ मिनरल बाय आयोनाइजेशन इन सॉल्वेंट इज टर्म एज डिसोल्यूशन। आयोनाइजेशन, अगर आयोनाइज मिनरल आपको बताऊं, जैसे आपका हो गया NaCl हो गया, तो NaCl क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ ये क्या करता है, इसको हम लोग मिक्स होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो बेसिकली अगर और इसमें सिंपल लैंग्वेज में देखो, बोले इसको, तो द वीक पोलर मटेरियल्स लाइक आपका ये हेलाइड्स हो गया, कैल्साइट हो गया, आर प्रोन टू डिसोल्यूशन इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका वाटर, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया NaCl जो हो गया, हेलाइट आपका, और ये वाटर, ये दोनों मिलके इस प्रोसेस को आप बोलते हैं डिसोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस भी एक सिंपल प्रोसेस, इसको शायद बताने की जरूरत नहीं था हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है आपका, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये सब चीजें बेसिक 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 चीजें है कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन के अंदर बेसिकली वाटर ऐड हो जाता है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ के रखे। कार्बोनाइजेशन पढ़ेंगे, तो कार्बोनाइजेशन में क्या होता है, सब कुछ दिया है कि कार्बोनेट बाहर निकलना, तो ये सब होता है, सिंपल प्रोसेसेस है ये सब। तो इसको इतना वो डिटेल में इसकी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिएक्शन देखना चाहो तो आप हाइड्रोलिसिस का एक रिएक्शन देख लो, जैसे एल्बाइट का अगर आप देखोगे हाइड्रोलिसिस, तो उसके अंदर हाइड्रोलिसिस होके उसका एल्बाइट का क्या बनता है, क्योलिनाइड बनता है, क्वार्ट्ज बनता है, प्लस उसके अंदर Na और OH निकल जाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया है। इसमें ऑक्सीडेशन का अगर देखो तो सिंपल सबसे इजी वाला, आयरन और ऑक्सीजन का वो क्या बनता है, FeO बनता है। तो ये क्या होता है, एक्सपेंशन, उसके वॉल्यूम का जो है उसके कारण एक एक्सपेंशन बन जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, और वो जो रॉक है उसको वो सॉफ्ट बना देता है ऑक्सीडेशन के कारण। बाकी हाइड्रेशन भी अगर आप देखोगे, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है, H+ ऐड होना, NaH2 उसके अंदर ऐड होना। तो बेसिकली
हाइड्रेशन का, जैसे हेमाटाइट, अगर आप एग्जांपल देखोगे गूगल पे आप सर्च कर लोगे इसका कोई भी हाइड्रेशन रिएक्शन, तो उसके अंदर आपको मिलेगा हेमाटाइट। हेमाटाइट क्या होता है, Fe2O3 होता है। उसके अंदर अगर आप वाटर डालोगे थ्राइस H2O, तो वो क्या बनेगा, Fe2O3 डॉट थ्राइस H2O। ये हाइड्रेशन की एक सिंपल रिएक्शन होती है। बाद में अगर कार्बोनाइजेशन देखोगे, तो उसमें क्या होता है, कार्बोनेट आयन रिलीज हो जाता है। तो इसका अगर सबसे अच्छा अपना CaCO3, उसके अंदर H2O ऐड करोगे तो वो क्या HCO3 बनाता है। तो ये सिंपल सिंपल हो गया। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि केमिकल प्रोसेस कौन से, एक डिसोल्यूशन होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ये सब चीजें हैं जो आपका केमिकल वेदरिंग इसका करता है रॉक का। तो और बाकी आपको जनरल, तो आपको सिर्फ एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि वेदरिंग एंड इरोजन ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इसको, वेदरिंग को। तो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो शॉर्ट में अगर आपको बता दूं तो बेसिकली 5 फैक्टर्स है जो आपके वेदरिंग को इफेक्ट करते हैं। वो हो गया आपका सबसे पहला जो टाइम, कि टाइम के साथ धीरे धीरे कोई भी चीज प्रोसेस होने को आपको टाइम टाइम लगता है। तो टाइम जैसे जैसे बीतेगा वैसे वैसे उसका वेदरिंग होगा धीरे, क्योंकि कोई भी चीज एक बार में फटक से नहीं होती है, कोई भी चीज होने को टाइम लगता है। दूसरा हो गया आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से क्लाइमेट में कैसा हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा अगर आपका ऐसा वेट या ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा, वहाँ पे रस्टिंग वगैरह होने का ये सब चांसेस वो रहते हैं ना। तो इसलिए क्लाइमेट भी, जिस तरीके का क्लाइमेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एरिड क्लाइमेट है एकदम ड्राई, तो वहाँ पे कैसे एब्रेशन, नाइट्रेशन, ये सब चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत चलती है। तो ये सब चीजें, क्लाइमेट बहुत मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद एक और चीज होती है, वो हो गया आपका लिथोलॉजी। तो लिथोलॉजी, कोई भी चीज, कहीं कोई भी जगह की लिथोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि लिथोलॉजी, उस एरिया की लिथोलॉजी क्या है, उस हिसाब से वहाँ पे क्या एक्ट होगा। अगर लिथोलॉजी वहाँ पे देखोगे आप, 2 पहाड़ है, उसके बीच में से एक नदी जा रही है, तो उसके बीच वहाँ पे कौन से क्या क्या जियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करेंगे, और वहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगे ड्यू टू वाटर के इरोजन के कारण। तो ये भी लिथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि स्ट्रक्चर आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे अगर फॉल्ट बना है तो फॉल्ट क्यों, कैसा, क्या अभी इस पे क्या एक्ट करेगा, किस लिए बना, तो ये स्ट्रक्चर भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्लोप अगर हो गया, स्लोप बोले तो जैसे एक हिल है, उसका जो स्लोप होता है वो भी काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों प्ले करता है, वहां से अगर डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन चेंज कर देता है वो या तो कभी कभी जो वाटर फ्लो कर रहा है उसको, वो स्लोप के कारण उसका डायरेक्शन बदला, तो ये बहुत चीजें हैं। तो ये जो मेन बेसिकली 5 फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, वो है आपका टाइम, स्लोप, क्लाइमेट, लिथोलॉजी और स्ट्रक्चर। तो अगर आपको इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे आपको, तो बेसिकली आपको परसेंटेज चेंज वेदरिंग इंडेक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, कि वेदरिंग परसेंटेज चेंज कितना हुआ है इसके अंदर। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको, सिंपल एक फॉर्मूला है उसका, तो आप वो लगा सकते हो। और एक और अगर आप देखोगे तो उस पे क्वेश्चन अगर आएगा, तो वो होता है तुम्हारा केमिकल इंडेक्स ऑफ ऑल्टरेशन पे। तो अगर आपको पूछा है कि समझ लो आपके पास बहुत सारे देख रखे हैं, जैसे SiO2 की वैल्यू देख रखी है, Fe2O3 की वैल्यू देख रखी है, ऐसे FeO, K2O, इन सब की वैल्यू देख रखी है। और बोलेंगे उसमें कि हमको बोलो SiO2 की जो चेंज हुआ है केमिकल इंडेक्स में, जितना ऑल्टरेशन हुआ है वो बताओ। तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, Al2O3 उसकी जो वैल्यू दी है, और टोटल अपॉन जितने भी वैल्यूज आपको नीचे प्रोवाइड किए, जैसे Si2O3 प्लस Fe2O3 प्लस FeO इंटू 100। तो इससे आपका जो परसेंटेज चेंज है, ये परसेंटेज चेंज आपका आ जाता है। तो ये एक सिंपल सा इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है, अगर आप जैम के लिए तैयारी कर रहे हो तो। बस ये हो गया आपका बेस्ट weathering and erosion related to geological action by air, wind. Okay, thank you so much. Have a good day. Thank you.